So good afternoon, student. Today we study about prostate cancer. Yesterday we have seen breast cancer. I hope you all understand about it. और आप लोगों ने नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह भी बना लिया होगा. इसके पहले हमारी So here we'll start prostate cancer. Prostate cancer is a malignant tumor that consists of a cell from the prostate gland. Tumor usually grows slowly and remain confined to the gland of many males. अब यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर की बात करी जा रही है. थोड़ी सी मैं एनाटॉमी बता देती हूँ इसमें आपको. जनरली प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो मेल्स में होती है, ठीक है. फीमेल्स में जिस तरीके से ओवरी होता है वैसे ही मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि फीमेल में नहीं होती, राइट. तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं ये क्या कंटेन करती है? सीमेन. यहाँ से सीमेन पास ऑन होता है, ठीक है. थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन विल बी पास थ्रू दिस to the penis. Okay. So here प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर के बारे में बताते हैं. तो वही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वहाँ पर क्या होता है, कैंसर फॉर्म हो जाता है, कैंसरस सेल फॉर्म हो जाती है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के फॉर्म में होती है. इट ग्रो स्लोली, धीरे धीरे ग्रो होती है और बहुत सालों तक रहती है, ठीक है. एज द कैंसर advance, however, it can spread beyond the prostate into the सराउंडिंग टिश्यू. ये क्या होता है, ये स्प्रेड होती है. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है सराउंडिंग टिश्यू में. जो सराउंडिंग टिश्यू है ना प्रोस्टेट ग्लैंड के, वहाँ पर कैंसरस सेल फॉर्म हो जाती है, ठीक है. मोर ओवर द कैंसर ऑल्सो कैन बी मेटासाइज थ्रू आउट अदर एरिया ऑफ द बॉडी सच एज बोन्स, लंग्स एंड लिवर. यहाँ पे जो कैंसर है वो मेटासाइज हो जाता है बॉडी में, जैसे बोन्स, लंग्स और लिवर में होता है, ठीक है. सो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, एज यू कैन सी ये है नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है. ये ब्लैडर है, ये सीमेन वेसिकल है, ठीक है. और ये प्रोस्टेट है, ये लिम्फ नोड है, राइट. अब कैंसर देखो, फर्स्ट स्टेज में प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर कहाँ हो रहा है, इस तरीके से देखा हमने. the second stage, the third stage and then fourth stage. सो यहाँ पे आगे देखते हैं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में भी जानते हैं. यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे कॉजेज क्या है इसके. आपने ये
देखा ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो कैंसरस सेल है ये फॉर्म हो रहे हैं। फिर आते हैं हम कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर के ऊपर। The causes of risk, the causes of prostate gland is known as unknown, but the cancer throughout not related to the prostatic hypertrophy BPH जिसको बोलते हैं benign prostatic hypertrophy बोलते हैं इसको. The risk factor of prostate gland cancer include advancing age, genetic heredity, hormonal influence, and environmental factor as cigarette smoking, toxins, chemical and industrial product, diet that are high in saturated fat, the chance of developing prostate cancer increase with age. यहाँ पे जो कॉज है रिस्क फैक्टर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है अपना हेरिडिटरी. देखो उसका पहले तो उसका जो मेन कॉज है वो तो है ही नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो रही है, फिर एज एडवांस हो रही है, उसकी वजह से जेनेटिक की वजह से जेनेटिकली भी स्प्रेड होता है, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जैसे कि सिगरेट, टॉक्सिन वगैरह है ना, केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, diets that are high in saturated fat, and the chances of developing prostate cancer is increased with the age. Okay, so these all are the risk factors. These all are the etiology of the prostate cancer. Next, we have come to the pathophysiology. The pathophysiology is not written here, so I can explain it to you. As I told you, pick up the etiology, um, any of the etiology like genetic factor, advancing age, hormonal influences, ये सारी चीजें आप उठाकर एक पैथोफिजियोलॉजी बना सकते हैं. Then it leads to the benign prostatic hypertrophy, which chances to develop the high saturated fat in diets, and then it leads to the prostatic cancer with developing the cancerous cell in the prostate gland, and it affects throughout the associated organ. इसकी वजह से फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी सिम्टम्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ से आती है, सेमिनल वेसिकल्स से अटैच है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से ही होते हुए, मतलब देखो दो तरह की जो वेन्स या नर्व कह लो, ऐसा कह लो, दो तरह की ऐसे पाइप जैसा कह लो आप उसको, है ना, दो तरह की ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. two types of tube are connected to one segment. एक ही लाइन में कनेक्ट होते हैं. एक जो है दोनों ही प्रोस्टेट लाइन को क्रॉस करते हैं, एक जो ब्लैडर को क्रॉस करते हैं, एक जो अपना टेस्टिकल्स होता है उसको जाके अटैच करती है. तो जो एक है वो यूरिन लेकर आती है और एक जो है वो हमारा सीमेन लेकर आती है. ठीक है, तो ये और दोनों ही अटैच होके पीनस में वन सेगमेंट क्रिएट करती है. तो इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है. तो यहाँ पर जो है यूरिनरी सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया. यहाँ पे क्या बता रहा है, यूरिनरी डिफिकल्टीज होगी, ठीक है, कॉमन होता है प्रोस्टेट कैंसर में, ठीक है, बट कैन ऑल्सो इंडिकेट अदर नॉन मेलिग्नेंट प्रोस्टेट प्रॉब्लम. यहाँ पे नॉन मेलिग्नेंट मतलब ऐसे नहीं कि जो स्प्रेड हो, वो नॉन मेलिग्नेंट प्रोस्टेट प्रॉब्लम शो होगी, जैसे कि बीपीएच, प्रोस्टेट कैंसर. ठीक है, सिम्टम्स रिलेटेड टू यूरिनेशन इंक्लूड जैसे बर्निंग सेंसेशन होना, inability to urinate, ठीक है, difficulty in starting urination or holding back urine, है ना. मतलब अगर डिफिकल्टी होगी, मतलब यूरिन वॉइड कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ यूरिन वॉइडिंग द यूरिनेशन
जब शुरुआत में वॉइड कर रहे हैं तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफिकल्टी होगी और यूरिन को होल्ड करने में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर आता है अ सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट और एम्प्टिंग ब्लैडर टू द पासिंग आफ्टर द यूरिन। आफ्टर यूरिन मतलब यूरिन वॉइड कर चुके हैं, ठीक है, यूरिनेट कर चुके हैं, आफ्टर दिस भी ऐसे ही लगेगा कि एम्प्टी नहीं हुआ है, फिर तो अर्ज ऑफ यूरिनेशन होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि खाली नहीं हुआ है तो फिर से वापस से यूरिनेट करना है ना, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऐसे में एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा फील करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट नॉक्टर्नल यूरिनेशन। अब नॉक्टर्नल यूरिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंट नॉक्टर्नल का मतलब होता है जैसे इसको ऐसा बोल लो कि जैसे हम सो जाते हैं, ठीक है, रात में जब हम सो जाते हैं तो ये क्या होता है, रात में हमको यूरिनेशन हो जाता है, हमें लगता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते, रात में अपने आप यूरिनेट हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, तो ये इसको हम नॉक्टर्नल यूरिनेशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंटली होगा, फ्रीक्वेंटली मतलब जल्दी जल्दी, एक बार हो गया, दो बार हो गया, ऐसे करके, ठीक है। फिर आता है वीक और इंटरप्टेड फ्लो ऑफ यूरिन, और वीक और इंटरप्टेड फ्लो रहेगा यूरिन का, है ना, मतलब एक बार में पास ऑन नहीं होता है, धीरे धीरे मतलब रुक रुक के पास ऑन होगा। फिर आता है ब्लड इन यूरिन, जिसको हम हेमेटोरिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसी कंडीशन होती है कि हमारी जो यूरिनेशन वॉइड करने में है ना ब्लीडिंग होती है। उसके बाद आता है यूरिन इन सीमेन, ब्लड इन सीमेन, अगर हेमेटोसीमिया कहते हैं इसको, स्पर्मिया कहते हैं, इसमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स व्हाइल इजेक्टिंग द सीमेन, सीमेन इजेक्ट करते टाइम क्या हो रहा है, ब्लड भी उसके साथ आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको इसलिए पहले बताया क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से और जो ब्लैडर है, ठीक है, उससे दो 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 ऐसे पाइप कनेक्ट होते हैं जो कि आके कहाँ सेगमेंट बनाते हैं, हमारे पीनस पे, तो पीनस एक ही ओपनिंग लेके आती है, पीनस का एक ही ओरिफाइस राइट, है ना, जैसे फीमेल्स में 3 ओरिफाइसेस रहते हैं, यूरिन का अलग ओरिफाइस रहता है, लेकिन मेल्स में एक ही ओरिफाइस रहता है, जिसमें से सीमेन भी रिलीज होता है और यूरिन भी रिलीज होता है। तो जो फर्स्ट जो ओरिफाइस है उस एक प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है और एक हमारे उधर क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से आता है, राइट। तो इसीलिए जब यूरिन वॉइड कर रहे हैं तो भी वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए ही आ रही है, तो भी वो ब्लड लेके आ रही है, और सीमेन जो प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सेमिनिफेरस डक्ट जो कनेक्टेड है उससे भी जब सीमेन आता है टेस्टिकल्स से, स्कॉट्रम से, तो वहां से क्या आ रहा है, उसमें से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है। फिर आता है डिफिकल्टी इन हैविंग एन इरेक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब इरेक्शन होता है ना, पीनस का जो इरेक्ट हो रही है, इरेक्ट होने में भी डिफिकल्ट होता है, मतलब इरेक्शन नहीं होता, ठीक है, और पेनफुल इजैकुलेशन, और एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जब हम इजैकुलेट करते हैं सीमेन को, तो इजैकुलेट होने में भी पेन होता है, ठीक है। ये जनरली ये कैंसर
सिर्फ मेल्स का है। आप लोगों को क्लियर कर दूं, फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है, फीमेल्स में यूट्रस होता है, मेल्स में यूट्रस नहीं होता है, मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड ही होती है। ओके, सो यहाँ पर देन आफ्टर दैट अदर सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? दैट इज प्रोस्टेट कैंसर can cause some other vague symptoms like non-specific symptom that may accompany urinary symptoms that include pelvic pain. pelvic pain मतलब हमारा जो ये इलियक वाला जो पार्ट है हमारे कमर से जो pelvic गिल्ड है वो पूरा पेन करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ये एसोसिएटेड होगा, जिनके साथ ऑर्गन एसोसिएटेड होंगे उन सभी जगह पे पेल्विक पेन करेगा। और हमारे पेल्विक गिल्ड में ही हमारा जो जेनाइटल ऑर्गन है वो प्लेस है, तो वो उस जगह को भी अफेक्ट करेगा, तो इस वजह से वहाँ पे पेल्विक पेन होगा, हिप पेन होगा, एसिटाबुलम और अपना ऑक्यूलेटर फोरामेन वाला जो एरिया है वो भी पेल्विक से कनेक्टेड है, तो वो भी आपको पेन करेगा। फिर एब्डोमेन पेन होगा जो कि मेनली लोअर एब्डोमेन ज्यादा पेन होगा, बट यहाँ पे जॉइंटिस के कारण भी पेन हो सकता है कि जॉइंटिस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, यूरिनरी ट्रैक को इफेक्ट कर रहा है। तो फिर आता है चेस्ट पेन एंड कफिंग। यहाँ पे चेस्ट पेन भी होगा और कफ भी होगा, वेट लॉस होगा, सीवियरली वेट लॉस होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव कम टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द सर्जरी रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। अब मैंने आपको जैसे कि बताया कि 3 तरह के मैनेजमेंट होता है। पहला होता है हमारा सर्जिकल, और पहला होता है हमारा मेडिकल, दूसरा हमारा सर्जिकल और तीसरा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, राइट। तो हमारा जो पहला, सो यहाँ पे जो मेडिकल में तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे जो सर्जरी में है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करके हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सबसे पहले, सर्जिकल में हमारा प्रोस्टेक्टोमी, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रिमूव करा दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो सराउंडिंग टिश्यू है, मतलब पूरी नहीं रिमूव कराएंगे, जिसके सराउंडिंग टिश्यू है ना, क्योंकि वहाँ सेमिनोफेरा जो डक्ट है वो कनेक्ट होती है हमारे सेमिना वेसिकल्स से, तो इस वजह से हम प्रोस्टेट ग्लैंड की सराउंडिंग टिश्यूज को क्या करेंगे, उसको रिमूव करा लेंगे। फिर आता है रेट्रोपुबिक रेडिक्टोमी, जिसमें हम कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं सर्जन के थ्रू, ठीक है, और नेवल अबव द पीनस से अंदर इंसर्ट करके। फिर और दूसरा होता है हमारा स्किन बिटवीन द स्कॉट्रम एंड एनस, उसके उसके स्किन में एक इंसिजन लगा के, कट लगा के वहाँ से प्रोस्टेक्टोमी करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में हमारा मेन स्टे ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक एडवांस प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। फिर आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हमारा रेडिएशन जो है वो फोकस होता है और किल करता है, मतलब देखो रेडिएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऐसा कह लो कि वो जो जगह है उसको श्रिंक कर देता है रेडिएशन में, और किल कर देता है वहाँ जो जो कैंसर कॉजिंग जो सेल होती है उनको किल कर देता है और श्रिंक कर देता है। फिर आता है हमारा क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में हमारा आता है टेक्निक यूटिलाइज स्पेशल इक्विपमेंट्स टू फ्रीज द प्रोस्टेट ग्लैंड। क्रायोथेरेपी मैंने बताया है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारी चीज़ों को मिनिमाइज कर देती है वो और किल कर, मतलब हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड की कैंसर सेल को पूरी तरीके से हटा देती है। फिर हम बात करते हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कीमोथेरेपी में हम कॉमनली प्रोस्टेट कैंसर देखते हैं, फिर उसमें हमारा जो
वी नो रिबिलिन और मोनोटॉक्सिन, जो मतलब कीमोथेरेपी मेनली 5 तरह की ड्रग्स होती है, ठीक है, वेरियस ड्रग्स होती है, उसके थ्रू हम कीमो देते हैं. So these are under the surgical management. Now we have come to the nursing management. So nursing management में क्या होता है, यहाँ पे हम पेशेंट का बिफोर मतलब प्री और पोस्ट या इंट्रा, इंट्रा भी लिखते हैं, लेकिन अगर प्री और पोस्ट लिखना है तो फिर सिर्फ वो भी लिख सकते हैं. तो प्री पोस्ट में हम क्या उसको चीज़ें देंगे, प्री में हम उसको कैसे रेडी करेंगे, क्या हम मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल साइंस को, आईवी फ्लूइड्स को, एंटीबायोटिक्स वगैरह वगैरह, ये सारे जो सीक्वल कंप्रेशन शॉकिंग फ्लूइड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पेशेंट को पहले से ही रेस्ट फॉर्म में रख कर रखते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ सर्जरी और एट द टाइम ऑफ while having surgery उसको शॉक ना लगे, वो घबराए ना, एंजाइटी ना हो, तो उसको आराम से क्या बोलते हैं, उसको रिलैक्स करके फ्री में हम रेडी करके रखते हैं. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव में हम उसको ब्लड प्रोडक्ट्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी पैस्मोडिक्स और पेन मैनेजमेंट करते हैं. फिर उसका ब्लीडिंग और हैमरेज तो नहीं है वो देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ फ्लूइड वगैरह चेक करते रहते हैं, वाइटल्स देखते रहते हैं, इम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा, पल्मोनरी इम्बोलिज्म तो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस तो है, इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, और रिटेक्टल इंजरी तो नहीं है ना. तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं, हमारे पोस्ट ऑपरेटिव में, राइट. तो इस तरीके से आप किसी भी इसका मैनेजमेंट बना सकते हैं, है ना. जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का बना सकते हैं, और हमारे जो प्री में है हमारा उसका वाइटल साइन वगैरह, और पेन मैनेजमेंट का बना सकते हैं आफ्टर द सर्जरी, इस तरीके. और कीगल एक्सरसाइज उसको करवाना है 2 वीक्स के अंदर. मतलब ये बहुत सारी चीज़ें आप उसका उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, आप अपना केयर प्लान वगैरह बना सकते हैं. और एक ड्रेनेज सिस्टम उसका प्रॉपर है, क्योंकि जब सर्जरी हुई है तो वहाँ पे यूरिनेशन अवॉइड करने के लिए उसको ड्रेनेज सिस्टम, उसका कैथेटर वगैरह सब सही से लगा होना चाहिए. देखना है कि प्रॉपर इनटेक हो रहा, आउटपुट इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है कि पानी इसका फ्लूइड कितना दिया है और आउटपुट कितना आ रहा है. 500 ml से कम यूरिनेशन नहीं होना चाहिए. कम से कम दिन में 7 से 8 बार यूरिन वॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमको ये मॉनिटर होता रहे कि हाँ भाई ठीक ठाक है, पेशेंट ठीक है. अगर एक्सेसिव ड्रेनेज हो रहा है तो वहाँ पे सक्शन वाल्व कोलैप्स हो सकता है, या कुछ भी हो रहा है तो हमको इमीडिएटली एक्शन लेना है उसके ऊपर, ठीक है. पेन असेस करके रखना है. और सो दीज आर ऑल कम अंडर द नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है. और फिर प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है. ये या तो हेरिडिटरी जेनेटिकली फैल रहा है, या तो हमारे जीन फैक्टर के या अल्कोहल टॉक्सिन्स की वजह से, या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के टॉक्सिन्स की वजह से फैल रहा होता है. तो हमको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है ना. तो ये इससे हमका हमारा क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर नहीं होगा, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम द किडनी कैंसर, कैंसर ऑफ किडनी. ओके, हम कल ये पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है. सो थैंक यू क्लास. और अगर आपको यहाँ पे आके पूछना है तो आप यहाँ पे आके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं 1 to 1, ठीक है. सो थैंक यू.